नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। आज विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं काला पीपल के विधायक कुणाल चौधरी जी, साथ ही साथ एमपी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। और सबसे बड़ी बात, क्षेत्र में लोगों के बीच में जाते हैं, कई बार अधिकारियों को फटकार भी लगा देते हैं, लेकिन उसके साथ ही सोशल मीडिया पर काफी पैनी नजर रखते हैं और हर चीज की प्रतिक्रिया समय पर देते रहते हैं। कुणाल जी से आज हम चर्चा करेंगे ढेर सारे मुद्दों पर। कुणाल जी, सरल टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को। जी, कुणाल जी, सबसे पहले हम बात कर लें बेरोजगारी को लेकर के, क्योंकि ये हमारा प्रमुखता से मुद्दा भी रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर आज हम किसी को भी ले लें, शिक्षक कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, पुलिस भर्ती वाले मांग कर रहे हैं उनकी आयु सीमा बढ़ा दी जाए, क्योंकि उनको दो तीन साल से भर्तियां नहीं निकली और सरकार ने गिनी चुनी भर्तियां दे दी 4,000। वो भी आएंगी या नहीं आएंगी, इसमें भी संशय है। तो कांग्रेस पार्टी किस तरीके से युवाओं का साथ देगी इसमें, क्योंकि पहले जब आंदोलन हुआ था भोपाल में, तब कहीं ना कहीं लगा भी था कि थोड़ा बहुत साथ है, लेकिन अब जो है पार्टी साथ नहीं दिखाई दे रही युवाओं के। देखिए, पहली बात तो ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि ये बेरोजगारों का प्रदेश बन चुका है। जो 15 साल की शिवराज जी की सरकार रही और वापस जो 1 साल की लगभग की सरकार 10 महीने की हो चुकी है, तो शिवराज जी ने जिस विजनलेसता के साथ काम किया कि मध्य प्रदेश में अगर आपको अच्छी शिक्षा चाहिए तो बाहर जाइए, अगर अच्छा रोजगार चाहिए तो बाहर जाइए, और मध्य प्रदेश के नौजवानों के हक और अधिकार को अगर खत्म करते हुए जो व्यापम जैसे चाहे घोटालों की बात करो, चाहे अलग अलग मुद्दों पर बात करो, मध्य प्रदेश की आर्थिक हालात खराब करते हुए 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। और जिन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश है, कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए, ये मध्य प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश हो चुका है। सबसे ज्यादा जो उन लोगों का प्रदेश जिनको रोजगार की जरूरत है, पर शिक्षित बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश हो चुका है। और लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग कर रही है। हमने 15 महीने की सरकार में आए तब बेरोजगारी पे काम भी किया, तभी जो बेरोजगारी दर 7% से कम होकर 4% पे आ गई थी। आज फिर वो 10% के आसपास पहुंच चुकी है और लगातार बेरोजगारी मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। और ये सबसे बड़ी चुनौती है हम लोगों के सामने कि ये प्रदेश युवाओं का प्रदेश है, यहाँ पे चुनौती सबसे बड़ी है। और इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश के नौजवानों के हक और अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल। कुणाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी परसों भोपाल में आंदोलन हुआ तो जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं जो इंदर सिंह परमार, वो शिक्षकों से कह रहे हैं कि अप्रैल से आपकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है। आप सरकार में है, विपक्ष में है, क्या लगता है, क्या पोर्टल अपडेट होने में इतने महीने लगते हैं क्या? देखिए, सरकार की एक ये नजरिया गलत है, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से जानबूझ के लोगों को रोजगार देना नहीं चाहती है, वो चयनित शिक्षक जिनकी पूरी प्रक्रिया आपने एग्जाम वो निकाला था, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने उनके एग्जाम्स कराए, उनके रिजल्ट घोषित करे, उनकी सारी चीजें, सिर्फ उनको आपको ज्वाइनिंग देनी थी। उस ज्वाइनिंग को करते हुए पिछले मार्च से, क्योंकि 20 मार्च को हमारी सरकार चली गई थी और पिछले अप्रैल में इनकी ज्वाइनिंग होती थी, मार्च अप्रैल के अंदर। उस मार्च अप्रैल से अगला मार्च, 1 साल 12 महीने कितने लोगों की हालत खराब हुई होगी, किस तरह से आर्थिक हालात खराब हुए होंगे, किस प्रकार से वो गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। जो चयनित शिक्षक है उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और स्पष्ट रूप से प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है। ये दुर्भाग्य ये भी है कि जो चयनित नहीं है, जिन्हें जनता ने नकार दिया, उन्हें तो मंत्री बनाने के लिए सरकार ने रखा हुआ है, पर जो चयनित है उन्हें उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं दे रहा है। स्पष्ट है मध्य प्रदेश की सत्ता और सरकार मिलकर इनके हक और अधिकार को खत्म कर रही है। जी। कुणाल जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात करते हैं। हमने उनका प्रदेश के नाम संबोधन भी सुना, लेकिन संबोधन में हमें अचरज की बात यह लगी कि उन्होंने लव जिहाद की बात की, सभी चीजों की बात की, कोरोना की भी कई बार बात करते रहते हैं, लेकिन रोजगार पे उनका कोई वक्तव्य नहीं आता। जबकि उपचुनाव के पहले वो कई बार कह रहे थे कि भर्तियां निकलेंगी, लेकिन जैसे ही उपचुनाव जीत गए उसके बाद उनकी बिल्कुल आवाज ही नहीं सुनाई दे रही रोजगार पर। कि स्पष्ट है, चुनाव जीतने के लिए एक झूठ की मशीनरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम करती है और यही काम शिवराज जी ने करा। और लगातार झूठ की राजनीति करके, फरेब की राजनीति करके, जनता को झूठे सविभाग दिखा के सत्ता में रहने का वो काम करते हैं। पर जैसे ही सत्ता में आते हैं, उनके मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी लव जिहाद के मुद्दे ले आएंगे, कभी इधर उधर की बातें करेंगे, कभी भी काम की बात नहीं करेंगे। सत्ता और सरकार में रह के सिर्फ बुराई भलाई और इसकी बात करेंगे। जो काम करना चाहिए एक सरकार को, सरकार का काम नहीं, सिर्फ लगातार झूठ के आश्वासन और झूठी बातें करते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें किसानों की, दिल्ली में जो है बॉर्डर पर किसान है, कई दिनों से धरना दे रहे हैं, लगभग 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन यहां पर कल हमने देखा कि इंदौर में जिस तरीके से
आंदोलन को तोड़ने की एक तरीके से कवायद है। किसान नेता खुद कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे संगठनों के हमने नाम ही नहीं सुने जो पैदा हो गए हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जब भी कोई किसान आंदोलन करता है और अपने हक और अधिकार की बात करता है, बीजेपी हमेशा उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। पहले भी मंदसौर के अंदर किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारी गई थी, नंगा करके किसान को टीकमगढ़ में मारा गया था। और जब उनको गोली मार दी गई, उसके बाद सवाल उठाए गए तो पहले उनको उपद्रवी कहा गया, उनको आतंकवादी टाइप का कहा गया और उनको गुंडे मवाली कहा गया। फिर सरकार को स्वीकारना पड़ा कि नहीं, ये किसान थे, इनकी मौतें हुई है, पर उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज वहां पे दिल्ली के अंदर किसान खड़े तो उन्हें कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी उन्हें उग्रवादी बताते हैं। जो भी व्यक्ति अपने हक और अधिकार के लिए, विद्यार्थी बात करे तो उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बता दो, किसान बात करे तो उन्हें खालिस्तानी बता दो, अगर कोई मुस्लिम अपने बात करे अपने हक और पाकिस्तानी बता दो, कोई अगर अवार्ड बोले कि भैया इसके हमें अवार्ड, तो उनको अलग अलग गैंग का बता दो। सिर्फ झूठी बातें करने के लिए काम करते हैं और किसानों के नाम पे, क्योंकि सही है, इस देश का अन्नदाता चाहता है कि जो काले कानून लाए बिगड़ चर्चा के, ना तो सदन में इन कानूनों पर चर्चा करी, ना उसके ऊपर विश्वास मत लिया, अध्यादेश के माध्यम से चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए कानून लाए हैं और उन कानूनों का फायदा सिर्फ उद्योगपतियों को होगा, ना कि किसान, मजदूर और गरीब को। और किसान मांग कर रहा है कि इन्हें रद्द किया जाए, तो रद्द किया जाना चाहिए। क्या बात है कि इस हठधर्मिता के साथ उस झूठ को सच बनाने के लिए लगातार झूठी रैलियां, वादे, बड़ी बड़ी, अगर किसान के हित में ये होता तो किसान आंदोलन नहीं कर रहा होता। जब किसान आंदोलन कर रहा है, जिसके हित किया आप कह रहे हो कि अन्य हित किया, तो फिर आप किसान की क्यों नहीं सुन रहे? ये बड़ा सवाल इस देश के अंदर है। जी, कुणाल जी, जैसा कि आपने कहा कि किसानों के हित का नहीं है, इसीलिए किसान सड़कों पर है, लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि किसानों को जो बहका रही है कांग्रेस, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जनता पार्टी का कहने का क्या करें, क्योंकि लगातार हर चीज में उन्हें कोई सहकारी, हाँ किसान है, हम भी किसान है, हमें भी पसंद नहीं, मैं भी एक किसान परिवार का हूँ। मेरे यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैं पसंद नहीं करूंगा, मेरे यहाँ पे इसकी गुलाम बनाने की कोशिश किसानों को करोगे तो मैं चाहे कांग्रेसी भी हूँ पर हूँ तो किसान ना, देश का अन्नदाता। अगर किसान है, कांग्रेस का है, तो क्या उन्हें हक और अधिकार नहीं अपने बात करने का? स्पष्ट है, अन्नदाता अपने हक की बात कर रहा है और सारा देश का किसान मिलकर अपने हक की बात कर रहा है। तो बीजेपी इस हठधर्मिता के साथ क्यों है कि किसान जो कह रहा है उसको मानने को क्यों तैयार नहीं है? स्पष्ट है, इस बात का सवाल इस बात का है। जी, कुणाल जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे थे जब भारत बंद किसानों ने जो किया था कि कांग्रेस को तो आमंत्रित ही नहीं किया और कांग्रेस अपने आप इस आंदोलन में जो है प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे थे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, किसानों का आंदोलन है और कांग्रेस भी किसानों की हितैषी। हमने मध्य प्रदेश में आए तो हमने किसान का कर्जा माफ किया, मोटरों के बिल कम किया, अलग अलग किसान के लिए अलग अलग काम किए। तो स्पष्ट है, किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी और किसानों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। इसमें आमंत्रित की कोई जरूरत नहीं होती। आंदोलन के अंदर हक और अधिकार के लिए अंदर ये बेसिक मूल हक और अधिकार, इसमें कोई आमंत्रित करेगा तब जाएंगे, नहीं, हम किसानों के साथ खड़े और किसानों के साथ है। कमल पटेल जी कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका बयान आपने सुना होगा, हम उनको दोहराना नहीं चाहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने शब्द कहे किसानों के लिए, क्या ये मध्य प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है इस तरीके का बयान? कि जो कमल पटेल हैं कृषि मंत्री, वो लगातार किसानों के ऊपर बात नहीं करते, उल्टी बातें ज्यादा करते हैं। उनका जो एक स्वभाव है वो कहीं ना कहीं लोगों के प्रति जो नफरत, घृणा की राजनीति, घृणा के भाव के साथ काम करते हैं। अभी कुछ समय पहले उन्हीं के क्षेत्र में किसान ने कीटनाशक पी लिया था क्योंकि उसको सोसाइटी, तो उसको उपद्रवी बताने लगे, उसे गुंडा मवाली बताने लगे। स्पष्ट है, इनका आचरण, इनका विचार, इनका व्यवहार ना तो किसी मंत्री लायक है। और देश के अंदर, क्योंकि एक तरफ शिवराज कहते हैं किसान हमारा भगवान है, अन्नदाता है, और उसी भगवान को ये गाली देते हैं, तो पहले तय करो कि भगवान मानते हो कि नहीं मानते हो। स्पष्ट है, इसके ऊपर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कुणाल जी, अभी गुजरात जब गए थे, कच्छ में किसानों से मिले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पर जो दिल्ली के नजदीक किसान है उससे मिलने नहीं जा रहे हैं। गुजरात में वो किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, तो इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, किसान मोर्चा के, बीजेपी के जो लोग हैं वो सिर्फ उनसे मुलाकात करते हैं, जो उनके मुंह पे हाँ हाँ करते हैं, सही बात के इधर उधर की बात करते हैं, पर जो मूल किसान अपने हक और अधिकार की बात करता है, उसको साहस के साथ उससे चर्चा करने का साहस नरेंद्र मोदी जी में नहीं है। जी, जी, अगर हम बात करें, साध्वी प्रज्ञा जी ने भी जो बयान दिया किसानों को लेकर के, कह रही थी, वो आपने सुना होगा। भोपाल की जो सांसद हैं, क्या कहेंगे इस तरीके के बयानों को लेकर? बार बार चर्चा में रहती हैं और किसानों के प्रति इस प्रकार की संवेदना क्या दर्शाती है वो?
देखिए, एक बड़ा दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश के लिए कि ऐसी सांसद वो मिली है, कभी दलितों के ऊपर बयान देती है, कभी गोडसे को महिमा मंडित करती है, कभी किसानों के प्रति घृणा और नफरत की राजनीति से निकली हुई व्यक्ति है। मुझे लगता है कि नफरत और घृणा के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है, और ये सिर्फ सीधे घृणा और नफरत की राजनीति के लोग हैं। जी। बंगाल अभी अभी हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय जी और नरोत्तम मिश्रा जी गए, जब वहां पर भीड़ ने किसी ने पत्थर फेंक दिया कैलाश विजयवर्गीय जी की गाड़ी पर, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का बयान आया कि लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब भोपाल में आंदोलन हुआ, बच्चों पर लाठियां चली, कोरोना योद्धाओं पर लाठियां भांजी गई, तो क्या इस पर कहेंगे, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? लोकतंत्र की हत्या सिर्फ वही है। देखिए, लोकतंत्र की हत्या करके तो ये मुख्यमंत्री चौथी बार बने, खुद ने हत्या करी है लोकतांत्रिक मूल्यों की, लोकतंत्र की, और उसी के बाद ये सत्ता के अंदर आए, तो कहीं ना कहीं इनको हक और अधिकार ही नहीं है। स्पष्ट है कि जो घृणा और नफरत की राजनीति बोए बमूल तो आम कहाँ से पाओगे, तो ये नफरत की जो राजनीति बीजेपी करती है, इन्हें जनता उसी का सबक सिखाने लगी है कि तुम नफरत करोगे तो हम नफरत करेंगे। स्पष्ट है इस देश में नफरत की राजनीति की जगह नहीं है। मैं ऐसी किसी भी घटना को अच्छा नहीं मानता, और मैं स्पष्ट रूप से उसकी निंदा भी करता हूँ कि जिसने भी पत्थर मारा हो, क्योंकि ये गलत बात है। पर लोकतंत्र की बात करना शिवराज जी के मुंह से शोभा नहीं देता, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का कत्ल करके सत्ता के अंदर मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं। कुणाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, संसद का शीत सत्र जो रद्द किया गया है, क्या इस पर सरकार ने विपक्ष से कोई बातचीत की, या सीधा एक तरीके से बंदी कर दिया शीत सत्र, कोई सवाल ही नहीं होगा? सीधा बंद कर दिया, क्योंकि ना तो ये चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा से भागना चाहते हैं। बड़े बड़े पंडाल लगा के, बड़ी बड़ी सभाएं करके, किसान सम्मेलन के माध्यम से सब बात करते हैं, उसमें कोरोना नहीं फैलता। पर अगर पूरे देश में 200-300-400 लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो वो कोरोना फैल जाएगा। जबकि वहां पे संसद के अंदर सारी सैनिटाइजर और सारी व्यवस्था होती है, लोग आना चाहते हैं, सांसद चाहते हैं वो जनता के मुद्दों की बात रखे, मास्क अवेलेबल रहते हैं, पर वहां चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा सड़क के ऊपर भीड़ के साथ, आंदोलन के, वो वहां पे भीड़ के उसमें प्रोग्राम में हो सकती है। नगर निगम जो हैदराबाद का चुनाव होगा तो अमित शाह बड़ी भीड़ में रैली कर सकते हैं, पर संसद नहीं चला सकते। स्पष्ट है देश की जनता के मूल मुद्दों से भगने का एक बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जी। कुणाल जी, शीत सत्र जो रद्द किया गया है, इस पर विपक्ष किस तरीके से, क्योंकि अगर इस तरीके से खामोश अगर विपक्ष दिखेगा तो फिर तो आने वाली जो रीत चल रही है बहुत गलत है, तो विपक्ष इसका विरोध किस तरीके से कर रहा है? देखिए, हम पूरा विरोध कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ इसके विरोध में लगे कि भैया इसका विरोध होना चाहिए। स्पष्ट है लोकतांत्रिक मूल्यों में यह सदन चले, उसके ऊपर चर्चा हो, लोगों के मूल मुद्दों के ऊपर चर्चा, और कहीं ना कहीं इस देश के सरकार चलाने का बेहतर काम। जिस तरीके से नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है कि नया संसद बनाएंगे जिसमें सांसद बैठेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन एक तरफ सत्र बंद किया जा रहा है, तो ये क्या एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है? और क्या आपको लगता है कि नए संसद भवन की आवश्यकता थी देश के अंदर इस स्थिति में? देखिए, देश में कई विदेशों में कई संसदें 800-800 साल पुरानी है, यहाँ तो हमारी 130 साल पुरानी थी। अभी ना तो कोई नए भवन की जरूरत थी, आज दरकार थी लोगों को रोजगार की व्यवस्था। इस 1000 करोड़ से कितने रोजगार उत्पन्न होते, कितने लोगों को काम मिलता, उसके ऊपर काम करते तो बेहतर होता। संसद भवन की जरूरत है, संसद में चर्चा करने के लिए आपके विचारों की जरूरत है, और आपका मुद्दा होना चाहिए कि हम संसद में सिर्फ भवन बना दे, बड़ी बड़ी मूर्तियां बना दे, बड़े बड़े भवन से संसद नहीं चलती। संसद सांसदों के द्वारा की गई सार्थक चर्चा से, तार्किक चर्चा से, तो ये तार्किक चर्चा करा दे, तो संसद भवन के खिलाफ भी कहीं भी पुराने संसद भवन नया हो, पर संसद में चर्चा जरूर हो। जी। कुणाल जी, जब भी बीजेपी से सवाल किया जाता है या करते हैं तो उनका साफ तौर पर एक जवाब सुनने में आता है, चाहे हम बेरोजगारी को लेकर के सवाल करें, हम किसानों को लेकर के करें, उसका जवाब एक होता है कि देखिए हम चुनाव जीत के आए हैं, जनता ने हमें बहुमत दिया है, अब बहुमत दिया है तो ये जो सारे सवाल है वो निराधार हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनका एक ही जवाब होता है कि हम चुनकर के आए हैं, मतलब जनता हमसे संतुष्ट है। देखिए, स्पष्ट है इस देश के अंदर सत्ता में तानाशाही किसे कहते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक उसमें सत्ता भी होता है, विपक्ष भी होता है, मूल किसी हर व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं। सिर्फ इसी बात के ऊपर वोट नहीं दिया, वोट दिया उसको आपको काम करने को दिया, पर आप काम ना करके सिर्फ ये उसे अभिमान के रूप में ले लेना, तो याद रखें ना कंस का घमंड रहा है ना रावण का घमंड रहा है, अहंकार ही हो गई है भारतीय जनता पार्टी। इनका अहंकार जनता अगले चुनाव में दूर करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पहले बात करते थे सड़क पर आने की, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, शिक्षकों के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सड़क पर दिखाई नहीं दे रहे, और कल कृषि कानूनों के फायदे गिना रहे थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो कहा था वही हो रहा है।
उन्होंने कहा था कि किसान सड़क पे रहेगा तो किसान सड़क पे है, उन्होंने कहा था कि शिक्षक सड़क पे रहेंगे तो वो सड़क पे है, और जितने लोगों को कहा था वो सब सड़क पे, पर ये खुद ही बड़े बड़े प्लेन से, प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से घूम रहा है और बड़ी बड़ी सभाओं में झूठ की बात कर रहे हैं, जबकि जो इन्होंने कहा था कि हम अगर ये नहीं होगा तो मैं सड़क पे उतरूंगा, ये करना चाहिए। और आप पूछना चाहते हैं कि कहाँ है, अब सड़क नहीं दिख रही सिंधिया जी को कि ज्यादा प्लेन में ज्यादा ऊपर उठ रहे हैं, ये सवाल बड़ा ये है। जी, कुणाल जी, आपसे एक जवाब और मैं जानना चाहूंगा कि जब हम डिबेट कर रहे थे उसमें सवाल किया गया कि जब भोपाल में आंदोलन हुआ था तो जो बेरोजगार आंदोलन कर रहे थे उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी 44 लोगों पर, और जब हमने बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल किया तो वहां मुद्दा ये उठा कि इसमें कुछ लोग कांग्रेसी थे, पुलिस जांच करेगी, मतलब इनडायरेक्टली कहा जा रहा था कि वो शायद एफआईआर उनकी वापस ना हो। तो इसे किस रूप में देखते हैं, और युवाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार के एफआईआर दर्ज कर देना अगर अपनी मांग उठा रहे हैं आंदोलन के माध्यम से, कितना सही है ये? देखिए, इस देश में पहले प्रेमचंद जी का एक कहानियां मुझे याद है, वो कहा करते थे कि जिस दिन सड़कें सूनी हो जाएगी उस दिन ये संसद आवारा हो जाएगी। तो ये लगे हैं कि कैसे सड़कें सूनी हो, कैसे लोकतांत्रिक हो, क्योंकि सदन में, लोकतंत्र में हमें संविधान ने अधिकार दिया कि सड़कों पे आपको जो चीज ठीक नहीं लगे उसका आंदोलन प्रदर्शन करके अपने हक और अधिकार की बात उठाओ। और आज ये सरकार में बैठे लोग चाहते हैं कि सिर्फ सरकार की वाहवाही करो, सरकार के जिंदाबाद जिंदाबाद करो, ना तो अपने हक की बात करो, ना अपने अधिकारों की बात करो। कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में मोदी जी का जिस तरीके से उन्होंने कहा नाम लेकर के, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, सही बात कही कैलाश जी ने, तो सही साइड बताया है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, और वो गिरे हैं, और उन्होंने लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार का कत्ल करा है। मेरा सवाल तो उसमें कैलाश जी से ये था कि आपने ये तो बता दिया कि इस प्लानिंग का सरगना कौन था, पर ये भी कैलाश जी थोड़ा बता देते कि ये काला धन जो आया था वो व्यापम वाला था कि टेंडरिंग वाला था, कि किस तरीके से किसी के घर से लाया गया था जिसमें विधायक खरीद, क्योंकि सरकार गिरानी, सरकार बनानी, सिर्फ यही काम इन्हें आता है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना इन्हें नहीं आता। और दुर्भाग्य है इस देश का कि सबसे बड़े पद पे बैठा व्यक्ति अगर इस प्रकार से कत्ल कर रहा है तो कहीं ना कहीं एजेंसियों का दुरुपयोग करके, कहीं ना कहीं सत्ता के बल का दुरुपयोग करके इस देश के अंदर तानाशाही लाना ये चाहते हैं। जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कुछ किसान संगठनों से मीटिंग की कुछ दिन पहले, और उस किसान संगठन में कहा कि हम एक दिन के लिए आंदोलन टाल रहे हैं, हम आंदोलन नहीं करेंगे। उस संगठन ने कहा, क्या लगता है कि ये आंदोलन को तोड़ने की कोशिश है इतने दिनों से जो चल रहा है, क्योंकि साफ तौर पर किसान नेताओं का कहना है कि हम ऐसे संगठनों को नहीं जानते? देखिए, स्पष्ट है, एक हर तरीके की साजिश रची जा रही है। एक तरफ ये कहते हैं कि मैं चर्चा कर रहा हूँ कृषि मंत्री, दूसरी तरफ दूसरा कहते हैं टुकड़े टुकड़े गए, तीसरी तरफ कोई कहता वो है। तो अलग अलग स्थिति में कैसे आंदोलन को कमजोर करा जाए, कैसे तोड़ा जाए, ये एक बड़ी साजिश के तहत इनकी एक ये कोशिश है। दिल्ली बॉर्डर पर जो भी लीडर्स हैं उनके हम कुछ वीडियोस देख रहे थे, तो कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक आवाज और भी उठा रहे हैं वो लोग। उनका किसानों से कहना है कि आप ईवीएम का भी विरोध कीजिए, क्योंकि ये एक मशीन है और जो पीएम है वो इस मशीन के द्वारा चुन करके आ रहे हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या ईवीएम अपनी जगह सही है, गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, और आने वाले समय में क्या इसका विरोध करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, एक चीज है कि लोकतंत्र भरोसे का काम है, और जिस चीज पे भरोसा नहीं है उसे बदल देना चाहिए। और देश की अगर किसी भी व्यक्ति ने इस पर उंगली उठाई है तो स्पष्ट है इसके ऊपर बदलाव होना चाहिए, और पूरे देश को मिलकर इसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो कुणाल जी, जानना चाहेंगे आने वाले समय में क्या इसको लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव परिणाम है, कई बार जनता कहती है कि मैं यकीन नहीं हो रहा, जैसे बिहार में चुनाव परिणाम हुए, मध्य प्रदेश में हुए, तो बार बार ये सवाल तो उठता है, और राजनीतिक पार्टियां भी कहती हैं ईवीएम को लेकर के। तो कई बार आम जनता ये कहती है कि जब राजनीतिक पार्टियों को आपत्ति है तो अपने कैंडिडेट खड़े करने से पहले इसका विरोध क्यों नहीं करते? नहीं, लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हो। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चुनाव होना चाहिए, जिस चीज पे भरोसा नहीं है उसे बदला जाना चाहिए। जी, चलते चलते आखिरी सवाल है कुणाल जी, बेरोजगारी का मुद्दा प्रमुखता से उठ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। इतनी सारी परीक्षाएं, मैंने इस पर कई कार्यक्रम किए हैं, चाहे जूनियर सेल्समैन हो, पटवारी हो, शिक्षक हो, और शिक्षक पात्रता परीक्षा, आपको हैरत होगी कि 3 बार कैंसिल हो चुकी है। उसकी 3 तारीखें आ चुकी हैं और नई तारीख जनवरी है, उसमें भी होगी पता नहीं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अधिकारियों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में युवा को एक उम्मीद रहती है कि कोई दल हमारी जो प्रमुखता से मांग उठाए, हमारे साथ खड़ा हो।
तो क्या कांग्रेस पार्टी उनकी एफआईआर के विरोध के लिए उनके साथ खड़ी होगी? मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। पूरी ताकत से खड़ी है। हमने उसकी जमानत के लिए भी खड़े थे, एफआईआर के विरोध में भी खड़े और उनके साथ भी खड़े, और ये बेरोजगारों के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है और सरकार से मांग भी कर रही है कि बिल्कुल इस पर इन्हें रोजगार की व्यवस्था करी जाए। एक आखिरी सवाल है सिर्फ कुणाल जी, नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि कांग्रेस में जैसे कमलनाथ जी है वो सिर्फ पत्र लिखते रहते हैं, सड़कों पर नहीं दिखाई देते, केवल मांग के बस पत्र लिख देते हैं, बाकी सड़कों पर नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप? नरोत्तम मिश्रा जी प्रदेश की कानून व्यवस्था संभाले, ज्यादा बेहतर होगा, ना कि वो इधर उधर रोज बैठ के वो इधर उधर की बातें करते हैं, ना कि काम करते हैं। वो उनका मुंह चलाने का ज्यादा काम है, सरकार चलाने उनको नहीं आता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ काला पीपल के विधायक कुणाल चौधरी, जिन्होंने बेबाकी से अपने जवाब रखे और साफ तौर पर कहा कि बेरोजगार युवाओं के साथ सभी मुद्दों पर उन्होंने अपना जवाब रखा बेबाकी के साथ। कुणाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय सरल टॉक के लिए निकाला। तो दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।